नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश काल कोई भी हो, राजनीति में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो हर दौर में अपनी अपनी छाप भूमिका छोड़ते हैं। हर दौर के इन किरदारों की अपनी कहानी होती है। कहानी इनके जिसको कहते हैं कि लगातार शिखर तक पहुंचने की, शून्य से शिखर तक की यात्रा कौन नेता किस तरह से तय करता है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का एक चेहरा है जिसका नाम है अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब विपक्ष की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में इस बार 2024 में अखिलेश यादव ने अपने आप को स्थापित करने का जो प्रयास किया है, उसका अब जो उनकी साइकिल है वो काफी दूर लंबी सवारी करना चाहती है और इसलिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निकलकर महाराष्ट्र की महाअघाड़ी की यात्रा पर निकले हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी सफल हो पाएगी, कितनी संभावनाएं महाराष्ट्र की राजनीति में अखिलेश यादव के लिए बनती है। इंडिया गठबंधन के बड़े सहयोगी के रूप में अखिलेश यादव महाराष्ट्र की सरजमी पे अपनी कितनी जमीन तलाशने का प्रयास कर पाते हैं, ये सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है और धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी। इस वक्त राजनीति के गलियारों में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब उत्तर काल में ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ। पैनल में बाकी लोग जुड़े, उससे पहले शुरुआत राघवेंद्र सिंह जी आपसे करते हैं। सत्तारूढ़ दल हैं आप, और महाराष्ट्र में तो जिस तरह की राजनीति हुई है, रोहन सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ। इंद्रजीत सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो कि एसोसिएट एडिटर मुंबई में है न्यूज 24 के, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में अखिलेश ने की डिमांड क्या है, महाविकास अघाड़ी का प्लान, सवाल ये भी है। हमारे साथ अनीता चौधरी जी भी जुड़ रही हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। क्या महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी भी बन पाएगी हिस्सेदार, ये सवाल है बहुत बड़ा, लाख टकेगा। क्या अखिलेश की पार्टी को महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीट देगी कांग्रेस पार्टी, सवाल और भी बड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीट के बंटवारे को लेकर जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में चल रही है, हरियाणा में हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, अब महाराष्ट्र की तस्वीर। क्या अखिलेश की पार्टी को महाराष्ट्र में सम्मानजनक सीट देगी कांग्रेस पार्टी? इंद्रजीत सिंह, एसोसिएट एडिटर न्यूज 24 मुंबई से ही हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इंद्रजीत सिंह जी, कितनी उम्मीद की रोशनी साइकिल के रास्ते में आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल मीना जी, बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में पूरा होती नहीं दिख रही है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो कम से कम 4 ऐसी लोकसभा की सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। जैसे ईशान्य मुंबई की सीट थी, जिसपे संजय दीना पाटिल जीते थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से। उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि जो 6 विधानसभा की सीटें थी उसमें कहीं पर थोड़ा बहुत लीड था, बाकी जगहों पर संजय दीना पाटिल पिछड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही भिवंडी या मानखुर्द शिवाजी नगर सीट जिसको बोलते हैं, जहां से अबू असम आजमी विधायक हैं, जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं समाजवादी पार्टी के, वहां पर 1 लाख का लीड मिल गया। तो कहीं ना कहीं संजीवनी का काम किया संजय दीना पाटिल के लिए, और वो सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हाथ में आई। इसके अलावा इसी तरह का नजारा अगर साउथ मुंबई की सीट पर मार्जिन बहुत कम था और वहां पर अगर समाजवादी पार्टी लड़ जाती तो 20-25 हजार वोट तो खराब कर सकती थी। धूले की सीट, जिस सीट को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वहां पर वोट जिहाद हुआ, तो धूले की सीट में देखा जाए तो 5 जगहों पर बीजेपी या उनके समर्थित उम्मीदवार बढ़त बना रहे थे। लेकिन जैसे ही मालेगांव पहुंची, काउंटिंग मालेगांव पहुंची, तो मालेगांव में बहुत ज्यादा लीड हो गया, एक तरफा वोट पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार देती तो जो महाविकास अघाड़ी को नुकसान होता, भिवंडी की सीट पर महाविकास अघाड़ी को नुकसान होता। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अगर साथ में नहीं लेती है महाविकास अघाड़ी, तो बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी सीटें जीत भले ना पाए,
अकेले अपने दम पर, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा पहुंचा सकती है। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की है। ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की हैं। मुंबई में कई सारी सीटें हैं, हालांकि महाविकास अघाड़ी के लिए भी 12 सीटें दे पाना काफी मुश्किल है, और इतनी सीटें दी जाएगी मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, और अभी भी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक दौर की बैठक समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, उनके साथ हो चुकी है। लेकिन चूंकि अभी महाविकास अघाड़ी में अभी तीनों पार्टियों में ही बात नहीं बन पाई है, तो समाजवादी पार्टी की बात पर बन पाना थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। इस बीच आज की बात करें तो आज जोर आजमाइश के लिए खुद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो आए हुए हैं मालेगांव में। आज उनकी एक सभा है, इसके बाद धूले में उनकी सभा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लगातार जोर आजमाइश कर रही है, और समाजवादी पार्टी एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर आप हमको छोड़कर जाते हैं तो हम अकेले लड़ेंगे और आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष तो यहाँ तक कहते हैं कि हम 100 से ज्यादा सीटों पर अपनी तैयारी कर चुके हैं। अगर हमको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो हम इतनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। जी, रोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। 12 सीट दबाव की राजनीति, राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी रणनीति होती है उसका हिस्सा होता है। इस दबाव की राजनीति में कितनी सीट आपको लगता है समाजवादी पार्टी के हिस्से में जा सकती है, जिससे कि महाराष्ट्र की इस पूरी राजनीति में आपको फायदा, कांग्रेस पार्टी को, महाविकास अघाड़ी को, बीजेपी को नुकसान? मीना जी, ये जो सवाल है इसका जवाब तो ये हुआ कि कोई चीज गेस करी जाए कि अरे ये इतना तुकबाजी करना, इसका कोई अर्थ नहीं है। महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन का वृहद छाते के अंदर एक व्यवस्था है, और इंडिया गठबंधन जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। उस मकसद में हम सब साथ जुड़े, हम लोग का जुड़ने का मकसद एक था, और हम विचार लोग हैं। हम लोग जो भारत से प्यार करते हैं, भारत की आत्मा से प्यार करते हैं, उसको बचाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे महाविकास अघाड़ी के और दूसरे कंपोनेंट्स हो, चाहे दूसरे राज्यों में हमारे जो साथी दल हों, उसमें किसी में कोई भेद नहीं है। और जब ये लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भी ये बोला गया था कि 543 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, तो 543 सीटों में समाजवादी पार्टी लड़ रही है, या हमारे और जो दूसरे साथी वो लड़ रहे हैं। ये इस तरह का लोगों के बीच में ब्रदरहुड और सहयोग और साथ है। और हरियाणा परिणाम आने के बाद से मुख्यतः समाचार मीडिया में और जो पब्लिक फोरम में भी लोगों ने चर्चा शुरू करी कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है तो क्षेत्रीय दल मसल फ्लेक्स करेंगे, दबाव बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का हार्दिक स्वागत है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे महाराष्ट्र में। वो 12 सीटों पे नहीं लड़ रहे, वो पूरी सारी सीटों पे लड़ रहे हैं। ये तो इसका जवाब 12 सीट या 15 सीट या 10 सीटों पे नहीं दिया जा सकता। हर वो सीट जहाँ पे महाविकास अघाड़ी लड़ रही है वहाँ समाजवादी। जी रोहन जी, देखिए ये समझ में आता है कि अभी आपकी जानकारी उतनी दुरुस्त नहीं है अभी आपके पास, क्योंकि ये तो आला कमान को तय करना है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पष्टता पार्टी के भीतर भी होती है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, लेकिन वो स्पष्टता आने में भी अभी समय लगेगा। इसलिए आपकी ये स्थिति मुझे समझ में आती है। राघवेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि अगर अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी जगह बना रही है, और जैसा इंद्रजीत सिंह जी ने कहा कि पहले भी कई सीट प्रभावित कर चुकी है, अगर सीधा सीधा महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ताकत लगाती है तो आपकी चिंता बढ़ती है? मीना जी, हमें नहीं लगता समाजवादी पार्टी जो है महाराष्ट्र में इस भूमिका में है कि कहीं कुछ कर सके। पिछली बार 5 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी की 3 सीटों में जमानत जब्त हो चुकी थी। ये जो है महाविकास अघाड़ी के कंधों में चढ़ करके समाजवादी पार्टी चाहती है हमको कुछ सीटें प्राप्त हो सके। ये बात महाविकास अघाड़ी के जो राजनीतिक दल वो भी बड़ी प्रकार से समझते हैं। हाँ, निश्चित रूप से कुछ सीटों पर तो भूमिका है, मुस्लिम वोट जो है वो वहां प्रभावित करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन इतनी बड़ी भूमिका में नहीं प्रभावित करती है कि महाविकास अघाड़ी को कोई डेंट कर सके।
मुझे नहीं लगता, पिछली विधानसभा चुनाव को मैंने अभी आंकड़े देखे थे, तो हमें नहीं लगता है, लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव 12 सीटों की मांग की है, तो निश्चित रूप से 12 सीटों की मांग की है, तो वो कुछ ना कुछ तो उनको, जैसे 5-7 सीटें तो उनको मिल जाएंगी, तो निश्चित रूप से वो अपनी उसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। और अगर वहां पर समाजवादी पार्टी की भूमिका सुनिश्चित होती है तो महाविकास अघाड़ी के साथ समझौता हो जाएगा, तो वहां हो सकता है, पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार सीटों में हो सकता है बढ़ोतरी हो। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बड़े भूमिका के रूप में है, जो हमारा गठबंधन और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रहा है, और निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और संबंधित गठबंधन की सरकार बनने वाली है। राघवेंद्र जी, 2 सीट की अहमियत आपसे बेहतर कौन जानेगा। शुरुआत बीजेपी की, जब भी बड़ी बड़ी कहानियों की, बीजेपी की सफलता की, कीर्तिमान की चर्चा होती है, तो शुरुआत 2 सीट से हुई है, कहानी यहीं से शुरू होती है। इसलिए आपसे बेहतर उस 2 की अहमियत कौन जानता है। धर्मेंद्र सिंह जी, कितनी कितनी संभावनाएं जमीन आप अपने लिए मजबूत देख रहे हैं, क्योंकि राघवेंद्र जी कह रहे हैं 3 सीट पर जमानत जब्त हुई थी आपकी। नहीं, राघवेंद्र जी किसी दूसरे दल के बारे में बता रहे हैं कि जमानत जब्त हुई, तो इनको वो भी देखना चाहिए। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खुला, इनके प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए, और तो और अभी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते थे, कश्मीर और मणिपुर जैसे कैंडिडेट नहीं उतार पाए। अब सवाल महाराष्ट्र के चुनाव की बात है। हमारे कांग्रेस साथी ने ठीक कहा कि हमारे ऊपर के नेताओं में आपस में तालमेल है, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का एकदम साफ मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराने के लिए जो बेहतर समीकरण होगा, उन सब में हम लोग साथ हैं। किसी भी तरह से हमारे लिए सीटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस तरह से इनकी सांप्रदायिक राजनीति से देश को छुटकारा दिलाया जाए। बिल्कुल ठीक इंजीत जी कह रहे थे, आपके इंजीत सिंह जी, कि करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का संगठन है, जहां हमारे पास इस तरह के नेता हैं जिनको हम चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन हमारी मांग, हमारे नेताओं ने, महाराष्ट्र की इकाई ने 12 सीटों की मांग गठबंधन से की है, जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं। उन 12 सीटों पर हम अच्छा लड़ सकते हैं। उन सबके बाद भी हमारे नेता का साफ संदेश है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हरियाणा की बात आई थी, कई सीटों पर हमारे पास अच्छे कैंडिडेट थे और पूरी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर आवश्यक है कि हम वहां न लड़ें चुनाव, तो हम कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। महाराष्ट्र में हमारे 2 सिटिंग सीट है, और इसके पहले हमारे 4 विधायक रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी एक बतौर राजनीतिक दल हमारी भी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, हमारी भी इच्छा है राष्ट्रीय राजनीति में आने की। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है संसद के अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है, उसको देखते हुए 12 सीटों की मांग की है। और जब बड़े लेवल पे बात होगी तो जो तय होगा वो हम लोग आपको बताएंगे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पूरा विश्वास है कि किसी भी तरह से जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होगा, वो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या एनसीपी कोई दल अलग नहीं लड़ेगा। इस बात को लेकर के हमारी पार्टी, हमारे नेता पूरी तरह आश्वस्त है। जी, अनीता चौधरी जी, महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय राजनीति में आने की समाजवादी पार्टी की समझ में आती है, और कंपल्सन भी समझ में आते हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह जी ने बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार किया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के साथ उनके गठबंधन के तहत उन्हें जितनी जरूरत समझ में आई, या जितनी कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उनकी जरूरत समझी गई, पार्टी ने सहर्ष, क्योंकि गठबंधन है, इसलिए सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन इतनी ही सहृदयता क्या महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कायम रख पाएगी। देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो नोक झोंक और खींचातानी जो है महाराष्ट्र में साफ देखने को नजर आ रहा है, जहां पे जो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे हैं, और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने है। यहाँ तक कि संजय राउत ने जो महाराष्ट्र अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उन पर आरोप लगाया है कि नाना पटोले जो हैं वो वहाँ पे गठबंधन के लिए सक्षम नहीं है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी वो निर्णय ले रहे हैं वो गठबंधन के हक में नहीं जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को इंटरवीन करना चाहिए। ऐसी ही हम स्थिति देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में, जहां पे 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, और अभी तक सिर्फ एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है, गाजियाबाद की, जो कि पारंपरिक रूप से
बीजेपी की सीट रही है। मतलब कि बहुत कम चांसेस है कि गाजियाबाद की जनता इतनी नाराज होगी कि वो कांग्रेस को ये सीट देने वाली है। अब तीसरी बात पे आते हैं कि समाजवादी पार्टी पहले भी मध्य प्रदेश में भी अपने लिए सीटें मांगी थी। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान तब भी इंडिया गठबंधन था और कांग्रेस की तरफ से कोई भी सीट नहीं दी गई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने कुछ सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतारा था। अगर यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है और बाकी छोटी मोटी और भी पार्टियां हैं, ऐसे में अगर सपा भी वहां पे सीट मांगती है और ये सीट कांग्रेस को अपने खाते से देना पड़ सकता है, तो क्या कांग्रेस इस पोजीशन में है कि अपने खाते की सीट, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो रीजनल पार्टियां हैं बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है चुनाव लड़ने के लिए। सपा अभी नई पहुंची है, तो वहां पे एक्सपेरिमेंटल तौर पे क्या एक वोट कटवा के रूप में कांग्रेस अपनी सीटें जो है वो सपा को दे करके बीजेपी के खाते में डालने के मूड में नजर आएगी। तो ये सारे रिस्क हैं। इस रिस्क के बीच में अखिलेश की जो अपनी रणनीति है या जिद है, उसके सामने राहुल गांधी सिर्फ गठबंधन को बचाने के लिए कितना तैयार रहेंगे, क्योंकि यूपी में वो सिर्फ गठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस जो है एक सीट पे भी मानी हुई है। आप देखेंगे कश्मीर में गठबंधन की चुनाव लड़ाई गई, लेकिन सरकार नहीं बनी। कोई भी मंत्रालय जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के खाते में नहीं आया है। और महाराष्ट्र में चुनाव के आगाज होते ही जो आर पार और जो खींचातानी है वो सामने नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती के साथ अखिलेश यादव डटे हुए हैं। अब इन सब के बीच में कांग्रेस अपने इन सभी सहयोगी पार्टियों को कैसे साथ लेकर के चलती है, मना कर लेकर चलती है, या खुद का घाटा दे करके उनको थोड़ा मुनाफा देने का बड़ा दिल रखती है, ये सब बड़े सवाल होंगे जो धीरे धीरे जब सीटों का बंटवारा होना शुरू होगा तो नजर आएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपने खाते की सीटें जो है वो किसी को भी देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बहुत सशक्त अध्यक्ष हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र में, नाना पटोले, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कितना सुखी है वो देखना होगा। जी, इंद्रजीत सिंह जी, ऐसे में अनिता जी ने बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत फैक्ट शीट है उसके साथ जिस तरह से कांग्रेस की वहां पर स्थिति को स्पष्ट किया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ अभी जो थोड़ा सा बहुत छोटे रूप में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा, थोड़ा और विस्तार लेगा, थोड़ी और खींचातानी तेज होगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ज्यादा खींचातानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों को वक्त की जरूरत है और मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से मान जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि महाविकास अघाड़ी में अभी भी 20 से 25 सीटों पर बात नहीं बन पाई है, जिसमें ज्यादातर जो सीटों पर टक्कर है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है यूबीटी, वो विदर्भ में भी सीटें चाहती है और नेशनल पार्टी जो होती हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि रीजनल पार्टी के नेता जो होते हैं वही सीटें मांगते हैं जहां पर जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी कि लोकसभा में जिन सीटों पे मार्जिन ज्यादा है उन सीटों को ज्यादा मांगते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उन सीटों को देना जो कि कांग्रेस जीत सकती है। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है और इसको जब सुलझा लिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी का मुद्दा भी जल्दी सुलझा लिया जाएगा। जो मेरी जानकारी है, समाजवादी पार्टी को 3 सीटों का ऑफर किया गया है, 2 उनके सीटिंग एमएलए हैं, 1 एक्स्ट्रा सीट का ऑफर किया गया है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी 12 भले सीट मांगी है लेकिन 5 या 6 सीट पे मान सकती है, ऐसी मुझे संभावना है। जो हम लोग बात करते हैं लोगों से, जो समझ में आता है, नेता जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो कहीं न कहीं जब 12 सीटों की मांग की जाती है तो उनको भी एक अंदाजा रहता है कि 5-6 सीटें मिल जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। और जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो भी सोचती हैं कितना कम से कम सीटों पर मना सकें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि कौन-कौन सी सीटें किसको दी जाए, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जो जीतने वाली सीटें हैं, जो जिसपे कि हम महाविकास अघाड़ी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वही सीटें मिले। तो इन सीटों को लेकर दिक्कत आ रही है और यही दिक्कत महाविकास अघाड़ी में भी इस समय देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि आज तो संजय राउत ने यहाँ तक बयान दे दिया कि जो महाराष्ट्र का कांग्रेस का नेतृत्व है वो सक्षम नहीं है
बात बात पर उन्हें दिल्ली से बात करनी पड़ती है, दिल्ली को खबर करना पड़ता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बातें महायुति की तरफ भी है। वहां पर भी डिसीजन लेने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है, जो गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में जाना पड़ता है। आज तीनों पार्टी के नेता दोनों मुख्यमंत्री अमित शाह से मिलने जाने वाले हैं। वहां पे भी 10% सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो कहीं न कहीं जो पेच फंसा हुआ है वो सिर्फ महाविकास अघाड़ी में ही नहीं है, महायुति में भी फंसा है। अगर ये पेच निकल जाता है, जो बड़ी पार्टियों का मामला सुलझ जाता है, तो जो छोटी पार्टियां हैं उनका मामला भी सुलझ जाएगा। और ऐसा नहीं लगता कि इस समय समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में है कि वो अलग से चुनाव लड़ सके, क्योंकि अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि जो 2 विधायक जीते हैं वो भी न जीते। पिछली बार जरूर अलग से लड़ने पे इनके 2 विधायक आए थे, लेकिन जी इस बार इंद्रजीत सिंह जी का कहना है कि इस बार अलग से लड़ना अफोर्ड नहीं कर पाएगी समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र सिंह जी, इस बार तो नैतिकता के लिहाज से भी, रणनीति के लिहाज से भी, गठबंधन में जिस तरह की ट्यूनिंग है उसको देखते हुए भी अलग से लड़ने की तो कोई संभावना समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं देख रही है। नहीं मीना जी, देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। बिल्कुल कहीं न कहीं इंद्रजीत सिंह जी ठीक कह रहे हैं। हम पहले भी अकेले लड़के 2 सीट जीते, इसके पहले 4 सीट महाराष्ट्र में हमारी रही है। मैंने पहले बताया कि हमने 12 सीटें मांगी है। समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव जो है 12 सीटों का है। लेकिन बीइंग स्पोक्स पर्सन हम ये नहीं कह सकते कितनी सीटों पर हमारी बात हो गई। हमारे नेताओं के आपस में, बड़े नेताओं शीर्ष नेतृत्व पर, चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, सीटें और चुनाव लड़ने का लगभग सब कुछ तय हो गया है। और उन लोगों को घोषणा सिर्फ करना है कि कितनी सीटों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ेगी, कितनी सीटों में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन ये इसमें कोई संशय नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन से बाहर कोई चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या महाराष्ट्र का, इंडिया गठबंधन के बाहर चुनाव लड़ने का कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर चीजें डिसाइड हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी नीता चौधरी जी अभी। धर्मेंद्र सिंह जी, ये बात आपकी साफ है कि इस वक्त जो है वो तालमेल की स्थिति जो है वो बेहतर है और किसी भी सूरत में बीजेपी को हराना ही लक्ष्य है। राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश में जुटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में मेगा प्रचार प्रसार करेंगे, भले ही सीट कितनी भी मिले। नहीं, देखिए प्रचार प्रसार करना तो हर राजनीतिक दल का काम हो। अच्छी बात है कि सीटों का बंटवारा कौन किस पर लड़ेगा ये होता रहेगा, लेकिन लोग क्षेत्र में रहे, चुनाव हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रहे, नेता के जाने से उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो जब वो मेहनत किए रहेंगे, हमारी फील्ड बनी रहेगी, हमारे कार्यकर्ता एक्टिव रहेंगे, तभी तो हम गठबंधन को मदद कर पाएंगे या गठबंधन के और साथी हमारी मदद कर पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए खुद आपको आगे ले चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको कमजोर करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हैं और हमारी वहाँ फॉलोइंग है, हमारे वर्कर हैं। समय समय पर हम विधानसभा में या अन्य चुनाव में वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। कारपोरेशन के चुनाव में देखिए बड़ी संख्या हमारे सभासद जीत करके आते हैं, समय समय पर एमएलए जीत के आते हैं। हमारा वहाँ रूट लेवल, बूथ स्तर तक संगठन बना हुआ है। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। उसमें ये कहना कि हमारे लड़ने से कोई कमजोर होगा या हम किसी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि हम अपनी राष्ट्रीय पहचान इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरा करके बनाना चाहते हैं। और हमारी मेहनत का, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि हम देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में है संसद के अंदर। जी रोहन सिंह जी, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी अभी कहा है कि हम समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में संसद में है, ये बीजेपी की चिंता तो बढ़ाता है, कांग्रेस की बढ़ाती है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे साथी मजबूत होते हैं, अच्छा लगता है। उनके मजबूत होने से भारतीय जनता पार्टी सिकुड़ती है, छोटी होती है। तो ये तो राजनीति का बेसिक सा नियम है। इसमें हमको, आपको, सारे हम वरिष्ठ जन है, हमसे सबको पता है। तो समाजवादी पार्टी का मजबूत होना हर एक दिशा से बड़ी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का शासन रहा है उसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश अपने आप को दोबारा स्थापित करी। अखिलेश जी 2017 के बाद से वापसी की है 7 साल बाद, बड़ी चीज है। और अखिलेश जी बड़े दिल के आदमी है। समाजवादी पार्टी हमारी हम विचार पार्टी रही है, अपने स्थापना से लेकर आज तक में कांग्रेस के साथ जब भी जरूरत हुई खड़ी रही है।
वो सब मामला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी या मीडिया के द्वारा ही फैलाया गया दुष्प्रचार है कि समाजवादी पार्टी को लेके संशय रहता है। अभी महाराष्ट्र में, जैसा हमारे साथी धर्मेंद्र जी ने बोला है, बिल्कुल वही स्थिति है। सब महाराष्ट्र की सारी विधानसभा सीटों पे महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। और 12 सीट पे, 10 सीट पे या 15-20 सीट पे वो तो निर्णय होगा जब आला कमान बैठेगा, फैसला लेगा, उसमें तो कुछ कहा अनिता चौधरी जी, सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब दो प्रमुख दलों के शीर्ष नेतृत्व में तालमेल होता है या एक एजेंडा के तहत दोनों एक साथ होते हैं। अभी एजेंडा है बीजेपी विरोध, एक वक्त था जो एजेंडा था कांग्रेस विरोध। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस विरोध के रूप में अपनी पहचान बनाई, अब बीजेपी विरोध के रूप में कांग्रेस के साथ है। तो निश्चित रूप से ही सत्ता में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन अनिता चौधरी जी, इस वक्त जो स्थिति आपको दिख रही है, अखिलेश यादव राज्य की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में जो अपनी पहचान बनाने के प्रयासों में लगे हुए हैं, उससे उत्तर प्रदेश में उन्हें कितना फायदा आने वाले चुनावों में, विधानसभा की अभी हाल की 10 सीट पर और उसके बाद विधानसभा की जंग में उन्हें इससे कितना फायदा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव की इस लोकसभा चुनाव में एक्सेप्टेंस बढ़ी है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनका मोरल और कॉन्फिडेंस जो है वो काफी हाई हुआ है। और एक राज्य स्तरीय पार्टी अपने को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहती है, इसमें कोई बुरी बात है भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो राष्ट्रीय पार्टी जो है अपना कैडर उस तरह से बाकी राज्यों में तैयार कर पाई है, और अगर वो गठबंधन के साथ चल रही है तो क्या इन चीजों को लेकर के कि हम इन राज्यों में भी पांव पसारना चाहते हैं, ऐसे में गठबंधन के साथ इन सभी मुद्दों को लेकर के अभी तक कोई बैठक जैसी बात तो नहीं हुई है। क्या कोई बैठक हुई है, या दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने सीटों को डिक्लेयर कर रही हैं, अपनी अपनी रणनीति दिखा रही हैं? तो ऐसे में फिर गठबंधन कहाँ नजर आता है? गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार नजर आने लगता है। तो इन सभी जब वो गठबंधन में जाते हैं और बंद कमरे में लिए गए डिसीजन को जब ओपनली बाहर एक रणनीतिक के तहत उसको उजागर करते हैं, उसके बातचीत करते हैं, तब जाके रणनीति जो है राजनीति का रूप लेती है, राजनीति जो है वो धरातल पे नजर आती है। लेकिन अगर हम खुद के ही अपने डिसीजन ओपनली पहले हवा में छोड़े, उसको एयर जो कहते हैं एयर फ्लाई करता है, जो आपके थॉट्स वो फ्लाई कर रहा है और वो आप फ्लाई करता हुआ वो दूसरी आपकी जो गठबंधन पार्टी है उस तक पहुंचता है, आपस में संवाद नहीं है, और उस उड़ी हुई बातों पर दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन आता है, तो उसके बीच में गैप इतना ज्यादा नजर आता है कि जनता को ये मजाक लगने लगता है कि गठबंधन है भी या नहीं। जैसा कि अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ये जो आपसी जो खींचातानी थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, कांग्रेस एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी और समाजवादी पार्टी जो है झुकने को तैयार नहीं थी, वो वहां पे किसी भी हाल में चुनाव लड़ना चाहती थी। इन सब के बीच में बीजेपी के लिए जो एग्जिट पोल आ रहे थे, जो रुझान आ रहे थे, जो चुनाव के पहले जो विश्लेषण आ रहे थे, बहुत ही अपोजिट था। लेकिन वहां पे जो नतीजा आया वो बीजेपी के फेवर में गया। बीजेपी जबरदस्त तरीके से वहां वापसी करी थी। हरियाणा में भी कमोबेश हमको देखने को मिला, और अगर महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति रही, सभी पार्टियां मिलकर, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर एक कमरे में बैठकर वो राजनीति की नहीं तैयार करेंगी, तो ये जो दरारें हैं वो इसका खामियाजा सिर्फ कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा ऐसा नहीं है, सिर्फ सपा को भुगतना पड़ेगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है इंद्रजीत सिंह जी। अनिता जी की बात हाल ही के राज्यों के चुनावों के परिणाम को इंगित जिसको करते आप हुए हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और जी इंद्रजीत सिंह जी, इस बात जिसको आप की हराने के लिए संभावना, एकजुट हुए हैं, पता चला कि कहीं ना कहीं आपकी एकजुटता उनको फायदा पहुंचा रही है। जी
एकजुटता नहीं होना। जी, इंद्रजीत सिंह जी, अगर मेरे से पूछा जा रहा है तो मेरे जी तरफ जी बुलाएं। जी अनिता जी, जी। अनिता जी आपकी बात तो सुना हमने। इंद्रजीत सिंह जी से मैं फाइनल रिएक्शन दूंगी। इंद्रजीत सिंह जी, जो भी ज्यादा नहीं चल रहा है, कम चल रहा है, लेकिन हरियाणा में कम चला, उसके बाद भी नतीजे इस तरह के आए। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी इस तरह का नुकसान लेने को तैयार होगी? फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इस तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कुछ जगहों पर प्रभाव जरूर है, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव नहीं है जैसा कि मध्य प्रदेश में या हरियाणा में रहा होगा। कुछ सीटों पर प्रभाव है। उन सीटों पर आपने देखा कि जैसे अलग से भी लड़ी थी समाजवादी पार्टी, तो पिछली बार 2 सीटें जीती थी, तो कहीं न कहीं 4-5 सीटों पर प्रभाव उनका पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता। फिलहाल दोनों के जो वरिष्ठ नेता हैं, दोनों के जो बड़े नेता हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं के साथ भी जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, उनकी एक दौर की बैठक हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। थोड़ा वक़्त ज़रूर लगेगा, 1-2 दिन का वक़्त लगेगा। अखिलेश यादव भी 2 दिन हैं महाराष्ट्र में, हो सकता है कि उनकी राहुल गांधी जी से बात हो और जल्दी ये मामला सुलझ जाए। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को पहली लिस्ट जारी करने वाली है। कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है और हो सकता है कि 1-2 दिन में ही महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो तय हो जाए और कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहाँ-कहाँ लड़ेगा। इसके बाद 1-2 सीटें अगर कम पड़ती है समाजवादी पार्टी को, तो हो सकता है कांग्रेस अपनी कोटे से भी दे दे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मना लेगी और समाजवादी पार्टी भी 12 सीटों की मांग भले ही कर रही है, कुछ कम सीटों पर समाजवादी पार्टी भी मानने के लिए तैयार है, ऐसी जो मेरी जानकारी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल जी, जी, मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वक़्त हाल ही में हरियाणा के चुनाव के नतीजे, जम्मू कश्मीर के नतीजे जिस तरह के आए हैं, उससे सीख बीजेपी और इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन के सहयोगी सभी लेंगे और उस सीख से चुनावी मैदान में किस तरह की रणनीति से उतरेंगे, वही देखना दिलचस्प है। इस वक़्त थोड़ी बहुत खींचतान जो चल रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की साइकिल कितनी आगे बढ़ पाती है, कितने पंक्चर लगते हैं और कितनी रफ्तार दिखाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन न्यूज़ 24 पर अभी आने वाले समय में लगातार आप महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारे साथ नजर बनाए रखिए और मुझे अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार।